टीवी9 संवाददाता विपिन चौबे बहराइच में उस घर तक पहुंचे जहां से गोली चली और जमकर हिंसा हुई। बहराइच से टीवी9 भारतवर्ष की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं। बहराइच में हिंसा के तीसरे दिन अब मलबे को हटाने का और साफ सफाई का काम शुरू कर दिया गया है। सामने आप मार्केट की तरफ देखेंगे तो अब देखिए नगर पालिका की गाड़ियां वो उन तमाम मलबों को हटा रही है और इलाके की सफाई कर रही है जहां पर हिंसा हुई थी। और इस दौरान भी बहुत बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया, अधिकारियों की पूरी फौज सड़क पर उतार दी गई है। और ये वो मेन मार्केट है जहां पर हिंसा की शुरुआत हुई थी। इस घर को भी जलाया गया था, यहां पर हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। और यहां देखिए जली हुई गाड़ियों को भी हटाने का काम शुरू है और इस घर के अंदर तक आग की लपटें पहुंची और पूरा ये घर, पूरा शोरूम जलकर खाक हो गया। इससे पहले वो हीरो का वो शोरूम था, जो गाड़ियों का शोरूम था जिनमें आग लगाई गई। और ये बाहर खड़ी गाड़ियां दोनों देखेंगे, जरा क्लोजली दिखाइएगा सुभाष, ये बाहर खड़ी वो दोनों गाड़ियां हैं जिनमें आग लगाया गया। इसी रास्ते से जो हिंसा करने वाले लोग थे वो बहुत बड़ी तादाद में पुलिस की मौजूदगी में इस तरफ बढ़ते हुए नजर आए और ये वो इलाका है जहां पर हिंसा की शुरुआत हुई थी। अब इन गाड़ियों को हटाने का काम शुरू है। एक गाड़ी, दो गाड़ी, ऐसी दर्जनों गाड़ियों को आग लगाया गया है। और ये पूरा शोरूम ऊपर रेजिडेंशियल है और नीचे इनका कॉमर्शियल इलाका है, इसको भी आग लगाने की कोशिश की गई। यहां नहीं, इसके अलावा वहां भी अगर आप देखेंगे उस तरफ भी आपको एक कार नजर आएगी दूर खड़ी, उसमें भी आग लगाया गया था। और ये पूरे इलाके को आग की जद में जो उपद्रवी थे वो लेकर आए हैं। अब मलबे को हटाने का काम, साफ सफाई का काम शुरू कर दिया गया ताकि यहां को स्थिति नॉर्मल की जा सके। और इस तरह से क्रेन्स के जरिए इन गाड़ियों को हटाया जा रहा है। आपको आगे लिए चलते हैं और कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि कहां कहां पर क्या हुआ था। उस तरफ दिखाएंगे, मेरे कैमरा पर्सन सुभाष आपको दिखाएंगे, वहां पर उस गाड़ी की तस्वीरें आपने देखी होंगी, उस गाड़ी को भी आग लगाया गया था। थोड़ी देर में उसको भी वहां से हटाया जाएगा। इसके अलावा यहां दाहिने हाथ में आप देखेंगे, इस तरफ सड़क के इस पार देखेंगे एक ऑटो आपको नजर आएगा, उसमें भी आग लगाया गया था। और ये पूरा वो मार्केट है जो आग की जद में आ गया था, जिसको फिलहाल अब एक एक करके यहां से उसकी साफ सफाई की जा रही है। और जो जो टूट फूट हुई थी उसको यहां से हटाया जा रहा है ताकि सिचुएशन को नॉर्मल किया जा सके और यहां पर एक बार फिर से नॉर्मल सिचुएशन में दुकानों को खोला जा सके और आवागमन जो पूरी तरह से बाधित है, यानी अघोषित कर्फ्यू जैसा माहौल है, उसको खत्म किया जा सके। मिला जुला कर हालात को सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। और इस बीच जो मुख्य आरोपी है सलमान, उसको गिरफ्तार करने की कोशिश में एसटीएफ की 4 टीमों को लगाया गया है। और सलमान के नेपाल भागने की आशंका के बीच लगातार छापेमारी की जा रही है और हालात को सामान्य बनाने के लिए अधिकारियों की फौज सड़कों पर उतार दी गई है। कैमरा पर्सन सुभाष के साथ विपिन चौबे, टीवी9 भारतवर्ष, बहराइच, उत्तर प्रदेश। और जिस घर से बहराइच में गोली चलाने का दावा किया जा रहा है, वहां से संवाददाता विपिन चौबे की एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 13 अक्टूबर की शाम 5 बजे से बहराइच जहां से जलने से शुरू हुआ, जिस जगह पर हिंसा हुई, जिस बाजार के जिस मकान पर हिंसा की शुरुआत हुई, टीवी9 भारतवर्ष उसी मकान की छत पर मौजूद है। और एक वीडियो भी आपने देखा होगा कि यहां पर लगे एक झंडे को हटाने की कोशिश की गई और यह झंडा गाड़ने की कोशिश की गई। झंडा हटाने वाला शख्स रामगोपाल मिश्रा था और उसके बाद हिंसा की शुरुआत हुई। आरोप है कि यहीं से, इसी छत से, यहां पर आपको शीशे के बिखरे हुए टुकड़े नजर आएंगे, डंडे नजर आएंगे, पत्थर नजर आएंगे। इसी छत से रामगोपाल मिश्रा को घसीट कर नीचे ले जाया गया और इसी घर, जिस छत पर हम मौजूद हैं, इसी घर के अंदर उसकी गोली मारकर चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। लेकिन हम अब आपको उस छत से टॉप एंगल व्यू दिखाने की कोशिश करते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं कि दरअसल उस दिन क्या हुआ था। यह सामने का पूरा इलाका देखिए, यह बहराइच के महाराजगंज का मेन मार्केट है और इसी मार्केट में यह सामने की तरफ आप देखेंगे, यहां पर इस तरफ आप देखेंगे इस सड़क पर, यहीं पर दुर्गा पूजा का जुलूस निकल रहा था, मूर्ति विसर्जन के लिए लोग जा रहे थे। और उस दौरान यहां पर यह पूरी घटना होती है। इसी जगह पर मूर्ति रुकी और यहां से पहले ऑब्जेक्शन किया गया गानों पर, उसके बाद लीड निकाली गई और उसके बाद जब पत्थरबाजी हुई, उसके बाद जो शख्स, जो लोग दुर्गा पूजा के जुलूस में शामिल थे, वो इस छत पर आते हैं और यहां लगे झंडे को हटाने के लिए कोशिश करते हैं। उस दौरान ये रेलिंग टूट जाती है और इसी भगवा झंडे को लगाने की वो कोशिश कर रहा होता है। और उस दौरान देखिए कैसे उस पर
शीशों से, जो छोटे छोटे शीशे की बॉटल्स हैं, उन पर हमला किया जाता है। इसी लाठी और डंडों से हमला किया जाता है और रामगोपाल मिश्रा को यहीं से घसीटकर इस घर के अंदर ले जाया जाता है और उसके बाद आरोप है कि उसकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। लेकिन अंदर क्या कुछ है वो एक बार ले चल के आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, कहां पर गोलीबारी हुई, क्योंकि 20 सेकंड का एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। उस वीडियो में क्या है वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यह सकरी सी सीढ़ी है जो नीचे आती है और यहीं से एक वीडियो आपको नजर आएगा जिसमें रामगोपाल की बॉडी को लोग खींचकर यहां से ऊपर ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। यही वो सीढ़ी है, उस सीढ़ी को देखिए और उसके बाद उस घर के अंदर हम आपको ले चलने की कोशिश करते हैं जहां इस पूरी हिंसा को अंजाम दिया गया। इस घर में बाद में लोग घुसे हैं जब यह हुआ कि रामगोपाल का शव बरामद हो गया है, यहां उसको गोली मारी गई है, तो अंदर घुसकर गाड़ियों में आग लगा दिए हैं। और ये जो 20 सेकंड का आप वीडियो देखते हैं, इस तरफ आइए जरा सुभाष, आप देखिए, ये मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद का वो घर है जिसका बेटा सलमान इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी है और ये वो पूरा इलाका है जहां पर आरोप है कि यहीं पर रामगोपाल को लाकर तड़पाया गया, यहीं पर चाकू से गोदा गया और यहीं पर उसको गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। ये वो जगह है जो 20 सेकंड के वीडियो में दिखाई दे रहा है, जिसका आड़ लेकर यहां से पत्थरबाजी करने की कोशिश की जा रही है और इसी दीवार, इसी दरवाजे की आड़ लेकर गोली चलाने का आरोप भी लगा है। ये वही जगह है, ये वही इलाका है। ये पूरा घर जिसके प्रांगण में इस वक्त टीवी9 भारतवर्ष मौजूद है, ये मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद का घर है जिसका बेटा सलमान इस वक्त लापता है और उसको ढूंढने के लिए एसटीएफ की 4 टीमों को लगाया गया है। इसी घर के अंदर उस घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल बाहर से इस घर को बंद कर दिया गया, छत से दरवाजा खुला हुआ है और अंदर कैसे, उसके बाद जब लोगों को यह पता चलता है कि रामगोपाल की हत्या कर दी गई है तो लोग कैसे हमलावर हो जाते हैं और इसमें लाठी, डंडे, शीशे की बोतलों से हमला किया जाता है। यह पूरा घर अब्दुल हमीद का और परिवार यहां पर रहता था। अब इस पूरे घर में सन्नाटा पसरा हुआ है, दरवाजे खुले हुए हैं और इस घर में कोई नहीं है। यह पूरा घर है, आप देखेंगे यह उसका रेसिडेंशियल इलाका है। इसको आप देखेंगे यहां पर सोफा रखा हुआ है, इस कमरे में बेड पड़ा हुआ है, यह वो तमाम इलाका है और यहां पर जनरेटर से लेके वॉशिंग मशीन से लेकर सारी चीजें यहां पर पड़ी हुई हैं। लेकिन ये क्राइम सीन है और इस जगह का इन्वेस्टिगेशन अभी पुलिस को करना बाकी है। फिलहाल इसी घर में आरोप है कि गोली चलाई गई, इसी घर में रामगोपाल को लाकर टॉर्चर किया गया, इसी घर में उसको तड़पाया गया, इसी घर में उसकी हत्या कर दी गई और जब उसकी डेड बॉडी यहां से लोग किसी तरह से खींचकर निकले हैं गोलीबारी शांत होने के बाद, तो लोग घरों में घुसे हैं और ये तमाम गाड़ियां जो अब्दुल हमीद के घर के अंदर रखी हुई हैं, इन गाड़ियों में देखिए आग लगा दी गई। पहले तोड़फोड़ किया गया, फिर आग लगाया गया और ये पूरा इलाका है जो अब बंद पड़ा हुआ है। ये देखिए, ये मेन शटर है जहां से ये आरोप लगा कि यहां भी तोड़फोड़ हुई है। अब हम आपको वो ज्वेलरी की दुकान दिखाते हैं। इस तरफ आइए जरा सुभाष, यहां पर आरोप है कि यहां पर लूट की गई, पत्थरबाजी की गई, मारपीट की गई। ये वो ज्वेलरी की दुकान है जो अब बाहर से बंद कर दिया गया है और इसी ज्वेलरी की दुकान में भी कई तरह के आरोप लगे। यहां भी आग लगाने की कोशिश की गई थी, तोड़फोड़ करने की कोशिश की गई। इसका लॉकर देखिए आप बाहर पड़ा हुआ है और ये पूरा प्रांगण जो है मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद का है और ये वो जली हुई गाड़ी है जो उसके कैंपस के अंदर खड़ी थी। बाइकों में तोड़फोड़ की गई है और ऊपर जब इसी घर की छत पर रामगोपाल मिश्रा चढ़कर उस काले झंडे को, उस हरे झंडे को हटाने की कोशिश कर रहा था और भगवा झंडे को लगाने की कोशिश कर रहा था, उसी दौरान यह सब कुछ हुआ है। और बहराइच में इस वक्त भारी पुलिस बल की तैनाती है। आइए देखते हैं विपिन चौबे की रिपोर्ट। बड़ी फौज बहराइच में उतारा गया है जो लगातार मार्च कर रहे हैं और विश्वास की बहाली कैसे की जाए इसको लेकर कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन हम जिस बाजार में मौजूद हैं ये वही हिंसाग्रस्त बाजार है जो 2 दिनों से जल रहा था। अब हालात को सामान्य करने के लिए मलबे को हटाने का काम शुरू है और अधिकारियों ने मोर्चा संभाला हुआ है। पूरे मार्केट में बार बार मार्च करके ये कोशिश की जा रही है कि हालात सामान्य है, धीरे धीरे दुकानों को खोला जाए और इस मेन रोड को जो बंद पड़ा हुआ है यहां पर अब लोगों का आवागमन भी शुरू किया जाए। आगे की तस्वीरें दिखाते हैं, ये तमाम ऑफिशियल्स हैं जो लगातार मार्च कर रहे हैं और इनके नेतृत्व में इस बात की कोशिश की जा रही है कि सब कुछ अब सामान्य हो जाए। ये वो पूरा मार्केट है जो 2 दिनों से आपने देखा कि झुलस रहा था, जल रहा था और इस पूरे इलाके में बहुत हद तक हालात खराब थे। ये वो दुकान है जहां पर लूट की गई थी, इसके शटर को तोड़कर अब देखिए इसके शटर को डाउन कर दिया गया है, ताले लगा दिए गए हैं और जो बाहर बिखरा हुआ सामान था उसको अंदर सेटल कर दिया गया है। इसके अलावा
पूरे मार्केट में साफ सफाई का भी काम शुरू कर दिया गया है ताकि एक बार फिर से स्थिति को सामान्य किया जा सके। और आप देख सकते हैं अधिकारियों की गाड़ियों की जो कतारें हैं वो कितने हद तक है। पूरे मार्केट में साफ सफाई का कार्यक्रम, और ये वो इलाका है जहां पर तोड़फोड़ की गई थी, बाइकों को जलाया गया था और बाइकों को तोड़फोड़ किया गया था। उन तमाम चीजों को अब यहां पर हटाकर स्थिति को सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। अलग अलग डिपार्टमेंट, चाहे वो नगर पालिका हो, इसके अलावा सीडीओ, डीएम ऑफिस से लोग हो, सबको यहां पर बुलाया गया है और पुलिस बहुत बड़ी तादाद में उतारा गया है। सीआरपीएफ से लेकर रैपिड एक्शन फोर्स का सहारा लिया जा रहा है। साथ साथ उन गांवों में भी फोर्स को उतारा गया है जहां पर विशेष समुदाय के लोग रहते हैं और उन पर खतरा मंडरा रहा था। उनकी तरफ से शिकायत की जा रही थी कि उन पर खतरा है और लिहाजा छुटपुट घटनाओं को देखते हुए वहां भी डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी गई है। बहराइच में हालात सामान्य हो रहे हैं और माना यह जा रहा है कल तक इन दुकानों, इन बाजारों को भी खोलने की तरफ सरकार प्रयास करेगी। फिलहाल इंटरनेट को बंद रखा गया है, अफवाहों पर ना ध्यान देने की अपील की गई है और अधिकारियों ने सड़क पर मोर्चा संभाल लिया गया है। माना यह जा रहा है कि जिस तरह का एक्शन आज की तारीख में बहराइच में दिखाया जा रहा था, अगर ये एक्शन, ये तत्परता अगर दिखाई गई होती तो बहराइच हिंसा और दंगों की आग में नहीं जला होता। कैमरा पर्सन सुभाष के साथ विपिन चौबे, TV9 भारतवर्ष, बहराइच, उत्तर प्रदेश। तो हमारे सहयोगी विपिन चौबे बहराइच में ही मौजूद हैं और लगातार वहां से ग्राउंड रिपोर्ट्स आप उनकी देख रहे हैं। यूपी के बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई हिंसा के बाद प्रशासन तेजी से हालात पर काबू पाने में जुटा है। बहराइच में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है, जिसे अभी दिखा भी रहे थे विपिन। गोरखपुर जोन की पुलिस ने बहराइच में मोर्चा संभाल रखा है। उपद्रवियों और अराजक तत्वों की तलाश तेज कर दी गई। हालांकि कल इसी इलाके में भीड़ ने जबरदस्त हिंसा की थी। बहराइच में हालात काबू में हैं। शहर को कई जोन में बांटा गया है ताकि उपद्रवियों पर नजर रखी जा सके। प्रशासन ने अपील की है कि लोग अफवाहों पर ध्यान ना दें। बहराइच में हिंसा के बाद हालात तनावपूर्ण जरूर हैं, लेकिन नियंत्रण में हैं। घटना के बाद उपद्रवियों की तलाश तेज कर दी गई। पुलिस का भारी अमला हिंसाग्रस्त इलाकों में तैनात है और पुलिस की गश्ती बढ़ा दी गई है। जनपद बहराइच में जो अब स्थिति पूरी तरीके से सामान्य है और पूरे एरिया को जोन्स में और सेक्टर्स में विभाजित कर दिया गया है। इसके साथ हर जगह पे सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट लगे हुए हैं। प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। प्रशासन ने सुनिश्चित किया है कि प्रभावित इलाकों में फिर से हिंसा जैसी घटना न दोहराई जाए। जो अराजक तत्व है, जिसने भी किसी भी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है या किसी भी प्रकार से बाधा पहुंचाई है, उसे किसी भी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा और कोई भी पीड़ित परिवार है उसे पूरी तरीके से सहायता भी दी जाएगी जो पात्रता की श्रेणी में आते हैं। बहराइच में रात में ही पीएसी की 12 कंपनियां तैनात हैं। इसके अलावा सीआरपीएफ और आरएएफ भी तैनात है। पुलिस ने अब तक 30 से ज्यादा उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है और 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। और आज बहराइच में हालात कैसे हैं, प्रशासन कितना अलर्ट है, देखिए TV9 संवाददाता विपिन चौबे की ये रिपोर्ट। 13 अक्टूबर को बहराइच के महाराजगंज इलाके में दुर्गा पूजा मूर्ति विसर्जन के दौरान जो हिंसा हुई थी, उसके बाद 14 अक्टूबर को भी दिन में उसी इलाके में हिंसा हुई जहां 13 तारीख को हिंसा हुई। इस वक्त हमारी मौजूदगी महाराजगंज के उसी मेन मार्केट में है जहां पर 13 तारीख को हिंसा की शुरुआत हुई थी और हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। हिंसा के बाद अब पुलिस डिप्लॉयमेंट को बढ़ाया गया है। फिलहाल इस पूरे इलाके में, आगे तक आपको लिए चलेंगे, इस पूरे इलाके में अघोषित कर्फ्यू जैसा माहौल है क्योंकि फोर्सेस को बढ़ाया गया है। ऐसा सरकार की तरफ से डाटा जारी करके बताया गया है कि ना सिर्फ पीएसी, पुलिस, सीआरपीएफ, रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती बड़ी संख्या में यहां पर की गई है और उन इलाकों को हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जहां कल दिन में हिंसा हुई थी। ये देखिए, ये वो इलाका है जहां पर बाइकें जलाई गई, बाइकों को तोड़ा गया, दुकानों को तोड़ा गया, बाहर दुकानों के बाहर जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको नुकसान पहुंचाया गया और अब भी हालात वैसे तनावग्रस्त बने हुए हैं। हालांकि पुलिस डिप्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है इस इलाके में, इसलिए किसी को भी आने जाने की इजाजत नहीं है। और देखिए, अभी जो ताजा जानकारी हमें मिल रही है वो ये कि बहराइच हिंसा में मृतक राम गोपाल मिश्रा के परिवार वालों से सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की है। ये उस मुलाकात की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। मृतक राम गोपाल के परिजनों से सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की है और ये पूरी मुलाकात करीब 1 घंटे तक चली। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बहराइच हिंसा में जिस लड़के की जान गई है उसका नाम है राम गोपाल मिश्रा। राम गोपाल मिश्रा के परिवार वालों से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की है और इस मामले में
इंसाफ होगा, ये भरोसा दिलाने की कोशिश उनकी तरफ से की गई है। महसी के जो एमएलए हैं सुरेश्वर सिंह, बीजेपी के ही एमएलए हैं, वो पीड़ित परिवार के साथ इस मुलाकात में मौजूद रहे। हमारे सहयोगी विपिन चौबे हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। विपिन, क्या आश्वासन, क्या भरोसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिलाया गया परिवार को? देखिए, कल से लेकर परिवार समीर बहुत ज्यादा नाराज था और नाराजगी इस बात को लेकर कि पुलिस ने अपनी भूमिका ढंग से नहीं निभाई और कड़े एक्शन की दरकार परिवार को थी। कल इस परिवार से मैंने भी बात की थी और आज सुबह ही अधिकारियों के साथ, विधायकों के साथ ये परिवार लखनऊ रवाना हुआ है, जहां आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इनकी मुलाकात हुई है और सरकार ने ये भरोसा दिया है कि उनको निराश नहीं होने दिया जाएगा। जो लोग भी इस हिंसा में शामिल थे उनके खिलाफ कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाएगा। यही वजह है कि अब एसटीएफ भी हरकत में आ गई है और मुख्य आरोपी सलमान, जो अब्दुल हमीद का बेटा है, उसकी गिरफ्तारी के लिए आसपास के 2-4 जिलों और नेपाल में भी दबिश डाली जा रही है और परिवार एक कड़ी कार्रवाई का आश्वासन चाहता है और ये भी आश्वासन चाहता है कि आगे ऐसी कोई घटना की पुनरावृत्ति ना हो, ताकि किसी का बेटा ना मारा जाए और इस तरह के धार्मिक जुलूस को निकालने की पूरी स्वतंत्रता मिली जाए। तो परिवार इन तमाम मांगों के साथ लखनऊ पहुंचा हुआ है और सरकार पूरा भरोसा दे रही है और संभवतः कुछ मुआवजे की राशि का ऐलान भी हो सकता है परिवार की मदद के लिए। हालांकि परिवार ने कल साफ तौर पर मना कर दिया था, हमें कोई मुआवजा, कोई सरकारी नौकरी नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। जिन लोगों ने हमारे बेटे को मारा है उसके खिलाफ कड़ा एक्शन चाहिए। परिवार एनकाउंटर और बुलडोजर चलाने की मांग कर रहा है। हालांकि सरकार क्या कुछ आश्वासन देती है ये देखना होगा, लेकिन ये जरूर है कि कड़ा एक्शन होगा। शुक्रिया विपिन आपका इस जानकारी के लिए। और ऐसी स्थितियां, परिस्थितियां क्यों बनी कि इतनी जबरदस्त हिंसा हो गई? जुलूस की इजाजत थी, उसके बावजूद जुलूस निकलता है और इतनी जबरदस्त हिंसा हो जाती है। पुलिस और प्रशासन की नाकामियों पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं और इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की है पीड़ित परिवार से। बहराइच हिंसा पर सियासी वार पलटवार जारी है। समाजवादी पार्टी इस घटना को लेकर सरकार को घेर रही है। बड़े लोगों पे असर नहीं पड़ता, ये सियासत से ही निकलकर ये तमाम काम किए जा रहे हैं। इसके पीछे कहीं ना कहीं वोट का मसला है तो कहीं इलेक्शन का मसला है। हम समझते हैं कि इसको भी अपराध की श्रेणी में लाना चाहिए। जो भी आदमी हमारे देश के रहने वालों के बीच में दूरियां पैदा करने की कोशिश करे, उसके ऊपर भी आपराधिक धाराओं में उसका चालान होना चाहिए। सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरह से कानून व्यवस्था पे बड़े सवाल खड़े हुए हैं, बहराइच में जो कुछ भी हुआ किसी से छुपा हुआ नहीं है। पुलिस वो मूक दर्शक बनी खड़ी रही और दंगाई करते रहे, दुकानों को, अस्पतालों में आग लगाते रहे। गाजियाबाद में जो कुछ भी हो रहा है पिछले कुछ दिनों से, वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। सरकार हाथ पे हाथ रख के बैठी है। आखिर कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है। आगे बढ़ते हैं। बाबा सिद्दीकी केस में बड़ा अपडेट। पुलिस ने काला बैग बरामद किया। फायरिंग वाली जगह से 100 मीटर दूर बैग मिला। आरोपियों ने काले बैग को फेंका था। बैग में पिस्टल और कुछ पेपर मिले थे। यह हत्याकांड में इस्तेमाल गन हो सकती है। राजीव सिंह हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं इस वक्त। राजीव, इस बैग को लेकर और क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, मुंबई पुलिस ने एक बैग इसके पहले भी रिकवर होने की बात कही थी और कहा था कि नीले रंग का बैग रिकवर हुआ है, लेकिन अब मुंबई पुलिस को जो आसपास का इलाका है उसकी सर्च ऑपरेशन में एक और काले रंग का बैग मिला है, जिसमें कुछ पिस्टल और कई अन्य सामान मिले हैं। पुलिस को यकीन है कि ये पिस्टल और ये बैग जो है आरोपियों की हो सके। हालांकि एक बार इन सभी सामग्री शप और गुरेल उनसे पूछा जाएगा, क्योंकि ऑफिशियल क्रिया है। लेकिन स्थल से 100 मीटर की दूरी पर ही इस तरह का हथियारों से भरा बैग मिलना या उसमें और तमाम सामग्री होना, ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि आरोपी जो है पूरी तरह से इस घटना के बाद में हड़बड़ाहट में आ गए थे। जैसा वीडियो भी हमारे पास में है कि घटना के बाद आरोपी वहां से भागने की फिराक में थे। एक धर्मराज कश्यप जाके झाड़ियों में छिप गया था, उसे पब्लिक ने पुलिस के साथ में मिलकर पकड़ा। गुरनेल भी भागने की फिराक में था, उसे पुलिसकर्मी ने दौड़ा कर पकड़ा। तो आरोपियों को शायद इस वक्त समझ नहीं आया कि क्या करें, बैग कहाँ रखे, पिस्टल का क्या करें, इसलिए उन्होंने सामान को यहाँ वहाँ फेंक दिया था। एक दूसरी बड़ी बात सामने आ रही है कि जो इस पूरे मामले में जो हथियार सप्लायर था उसकी भी शिनाख्त हो गई है। रवि, ये बताया जा रहा है कि कैंथल से जो है एक हथियार सप्लायर है जिसने गुरनेल का जो परिचित था, चूंकि जब गुरनेल हरियाणा में जेल में बंद था उस समय ये उसके
जान पहचान में आया था और उसके बाद में उसने ही हथियार सप्लाई किया था। शुक्रिया राजीव आपका इस अपडेट के लिए। और बाबा सिद्दीकी की जान लेने वाले शूटर मुंबई के कुर्ला में आकर ठहरे थे, वहां से देखिए TV9 की ये रिपोर्ट। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी के शूटआउट कांड के जो आरोपी शूटर थे वो मुंबई के कुर्ला वेस्ट इलाके में एक किराए के मकान में रहते थे। आपको सबसे पहले मकान के बाहर की तस्वीर दिखा देते हैं। आप देखिए, एक संकरी सी गली है मुंबई के कुर्ला वेस्ट इलाके में, जो कि मुंबई के कुर्ला LBS रोड से जुड़ी हुई एक रिहायशी और बेहद घनी बस्ती है। इसी घनी बस्ती में सकरी सी गली आती है, जिसमें आप देखिए एक छोटा सा मकान है। इसी मकान का बताया जा रहा है कि लगभग 14,000 रुपए किराया जो है वो शूटर देते थे। आप देखिए फिलहाल दरवाजे पर ताला लगा हुआ है और दरवाजा बंद है यहाँ पर, लेकिन मकान के अंदर की तस्वीर जो है आपको खिड़की के जरिए दिखाते कि आखिर इस मकान में क्या कुछ है, कैसे रहते थे तमाम शूटर। आप अंदर की तस्वीर देखिए। अंदर आपको सबसे पहले एक यहाँ पर गद्दा दिखाई देगा, साथ साथ में 3 से 4 जोड़ियां जो है चप्पल और जूते दिखाई देंगे, कुछ कपड़े आपको दिखाई देंगे। अंदर की तस्वीर देखिए, इससे साफ है कि अंदर जो है जो चीजें रखी गई हैं, जो सामान है, जो जूते चप्पल पड़े हैं, उससे जाहिर है कि यहाँ पर 2 से 3 लोग लगातार यहाँ पर रह रहे थे। और एक बड़ी खबर है, कैथल का शूटर गुरमेल पंजाब के हथियार सप्लायर जसीन अख्तर का गुरगाह है। कैथल जेल में हुई थी गुरमेल जसीन की मुलाकात। गुरमेल जसीन की जोड़ी ने जमानत के बाद मुंबई जाकर बाबा सिद्दीकी का मर्डर किया। जसीन अख्तर कैथल जेल में 15 महीने रहा। यही गुरमेल लॉरेंस गैंग के संपर्क में आया। जसीन अख्तर पर कैथल के कलायत में 2 मामले भी दर्ज हैं। बाबा सिद्दीकी हत्या की साजिश महाराष्ट्र के पुणे में रची गई थी। हमलावरों ने बाबा सिद्दीकी पर नजर रखने के लिए बाइक भी खरीदी थी। इस मामले में और क्या अहम खुलासे हुए हैं, देखिए रिपोर्ट। बाबा सिद्दीकी हत्या मामले में मुंबई पुलिस ने बहराइच के रहने वाले हरीश और अनुराग को अपने साथ मुंबई ले गई है। ये दोनों आरोपी धर्मराज कश्यप के साथ कबाड़ का काम करते थे। बाबा सिद्दीकी शूटआउट के तार महाराष्ट्र के 3 जिलों से जुड़े हैं। अब जांच में पता चला है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या की साजिश पुणे में रची गई थी। इसके लिए बैठकों के कई दौर भी चले थे। शूटरों को बाबा सिद्दीकी की फोटो दी गई। इसमें पुणे के प्रवीण लोणकर, शुभम लोणकर की अहम भूमिका पाई गई। दोनों ने शूटर्स को पैसा और साजो सामान दिया। मीटिंग के लिए जगह का भी इंतजाम किया और हमलावरों ने रेकी के लिए मोटरसाइकिल भी खरीदी। सूत्रों से पता चला है कि हमलावरों को पुणे में ही बाबा सिद्दीकी की एक फोटो और फ्लैक्स बैनर मुहैया कराया गया था। पुलिस ने लोणकर बंधुओं को वारदात के मुख्य आरोपी के तौर पर पहचाना है, जिन्होंने पूरा प्लान तैयार किया था। जांच में खुलासा हुआ है कि हमलावरों ने सिद्दीकी की दिनचर्या और उनके आवास की टोह लेने के लिए मोटरसाइकिल खरीदी थी। जांच में यह भी पता चला है कि जिस रात सिद्दीकी की हत्या हुई, उस रात तीनों हमलावर अपने आकाओं के संपर्क में थे। और हत्या के आरोपी धर्मराज की गिरफ्तारी का एक नया वीडियो भी इस बीच सामने आया है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में आरोपी है धर्मराज और धर्मराज की गिरफ्तारी का एक नया वीडियो इस वक्त TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है। इस पूरे हत्याकांड का आखिर मास्टरमाइंड कौन है, यह पता लगाना पुलिस के सामने, क्राइम ब्रांच के सामने एक बड़ी चुनौती है। आरोपी धर्मराज को जब गिरफ्तार किया गया तो उस वक्त का यह वीडियो है। अगली खबर का रुख करते हैं। चुनाव तारीखों के ऐलान से पहले कुछ दल ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। जेएमएम ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन के इशारे पर काम कर रहा है, तो महाराष्ट्र में कांग्रेस ने भी ईवीएम पर सवाल उठाए हैं। जेएमएम नेता मनोज पांडे ने कहा है कि बीजेपी को चुनाव घोषणा की पहले से जानकारी थी। आज इलेक्शन का घोषणा होना है और इसकी जानकारी कल ही भाजपा नेताओं को हो जाती है। बहुत गंभीर विषय है। क्या भाजपा नेताओं के इशारे पर आयोग काम करता है? हेमंता विश्व शर्मा जी का एक बाइट है कल, उन्होंने बोलते बोलते ये बोल दिया कि कल तो चुनाव की घोषणा हो जाएगी। बड़ा अजीब लगता है। महाराष्ट्र में चुनाव तारीखों के ऐलान से पहले कांग्रेस ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। महाराष्ट्र के धर्म के साथ गद्दारी करने वाले ऐसी सरकार को सत्ता से हटाने के लिए जनता इंतजार में बैठी है और मुझे पूरा विश्वास है कि इनको इनकी जगह महाराष्ट्र की जनता दिखाएगी।
बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि विपक्ष पर जनता को अब भरोसा नहीं है। महाराष्ट्र और झारखंड के नतीजे भी हरियाणा जैसे होंगे। संभावित हार को देखते हुए विपक्षी दल ईवीएम की भूमिका बना रहे हैं। देखो, जिनको इस बात का एहसास हो जाता है कि उनकी ज़मीन बंजर है, तो वो चुनाव आयोग के पीछे जो है वो खंजर लेके खड़े हो जाते हैं और उनको लगता है कि साहब इससे पहले ही भूमिका बना दो कि चुनाव के जो रिज़ल्ट आएंगे उसमें जो हम धाराशाही होंगे, तो उसके लिए जिम्मेदारी जो है वो थोपने की भूमिका पहले से तैयार करो। ये है इसकी कोशिश। और मुझे लगता है कि ये जो लोग इस तरह की चीज़ें भूमिका बनाते हैं, उनको इस बात का एहसास होता है कि वो ज़मीन उनकी पूरी तरह से जो है उड़न-छू हो चुकी है। हिमंता बिस्वा शर्मा जी ने कल ही झारखंड में कह दिया कि आज तारीखों की घोषणा होगी। जानते हैं, ये चिंता होती। ये लगातार तीसरी चौथी बार है कि 2 दिन पहले बीजेपी का कोई नेता कुछ बोल जाता है, उसके बाद चुनाव आयोग होता है। ये वैसा दौर है जहां चुनाव आयोग की विश्वसनीयता न्यूनतम सूचकांक पे, न्यूनतम चिंता होनी चाहिए, क्योंकि व्यक्तियों से आयोग नहीं बनता है, वो एक संस्था है। उनको अपने पीछे भी देखना चाहिए और आने वाली पीढ़ी को भी देखना चाहिए। और महाराष्ट्र और झारखंड में चुनावों की तारीखों के ऐलान से पहले बीजेपी और कांग्रेस में वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो गया है। सुनिए कैसे। महाराष्ट्र में हमारी सरकार ने 2 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं तक लाडकी बहना योजना पहुंचाई है। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे ज़्यादा स्पेंड किया है। वहीं दूसरी तरफ महाविनाश अघाड़ी में कुर्सी की लड़ाई चल रही है। जनता विकास और विनाश में भारतीय जनता पार्टी लेड, एनडीए लेड विकास को चुनेगी। झारखंड में जब हमारी सरकार बनेगी, हमने कहा है कि जिस तरीके से झारखंड में डेमोग्राफी चेंज करने का प्रयास किया जा रहा है, हम इसको रोकेंगे, एनआरसी लागू करेंगे। महाराष्ट्र के अंदर अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है, जिसकी उम्मीद मुझे बहुत कम, तो भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। इसलिए महाराष्ट्र के अंदर सारे विपक्ष को दबाव बनाना चाहिए कि ईवीएम से चुनाव ना होकर बैलेट पेपर से चुनाव हो, वरना मुझे शक है कि महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और इलेक्शन कमीशन कुछ भी कर सकते हैं। झारखंड में चुनाव तारीखों के ऐलान से पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा है कि बीजेपी को चुनाव आयोग का सहारा है। प्रदेश सरकार के कामों से बीजेपी घबरा रही है। आप महाराष्ट्र के साथ चुनाव कराना चाहते हैं, ठीक है, तो आपने हरियाणा का जब 3 नवंबर को था और महाराष्ट्र का 26 नवंबर को ड्यू डेट था, तो आपने इन दोनों का साथ क्यों नहीं कराया? तो कहीं ना कहीं जब आप हमारी बात अनसुनी करते हैं, तो हमें ये लगता है कि आप राजनीति से प्रेरित होकर या किसी दल विशेष से प्रेरित होकर के इस तरह की घोषणाएं करते हैं। फिर भी हम ये कहते हैं कि चुनाव आयोग का सम्मान करते हुए हम पूरी तरह से तैयार हैं और हमारी तैयारी को देखते हुए घबराहट में लिया गया ये फैसला है, क्योंकि लोग जानते हैं कि जब जो लोग 2100 देने की बात कर रहे थे, माँ बहनों को जब 2500 रुपए देने की बात हो गई, तो उसको कैसे जल्दी से जल्दी रोका जाए, और उसका सहारा चुनाव आयोग बन रहा है। इलेक्शन कमीशन का ये अधिकार क्षेत्र है और समय सीमा पूरा होने पर है, तो महाराष्ट्र और झारखंड में, और हमारी उम्मीद है कि बिहार का उपचुनाव भी घोषित हो सकता है। और हरियाणा में मिली कामयाबी के बाद अब बीजेपी की नजर झारखंड पर है। आज विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। पूरी खबर देखिए। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की रणनीति तैयार है। आज शाम 7 बजे दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल होंगे, तो गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में झारखंड के उम्मीदवारों पर मंथन होगा। आज की मीटिंग में बीजेपी की पहली लिस्ट पर मुहर लग सकती है। झारखंड में सुदेश महतो के आजसू से बीजेपी का गठबंधन फाइनल है। सीट बंटवारे पर भी सहमति बन चुकी है। झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी कहते हैं कि अब जेएमएम पर जनता को भरोसा नहीं है। अरे कितना जनता को ठगेगी भाई। अरे उनको 2500 करना, तो भाई 3 महीना से जो दिया तो उस समय उनको देना चाहिए था। तो जनता समझ रही है, और उस कैबिनेट के निर्णय का क्या उनके ऊपर कैसे भरोसा करेगा। आपको अगर देना था तो 3 महीने से दे रहा, उस समय देते 2500 रुपया।
हमने जब 2100 रुपया की पार्टी ने बीजेपी ने घोषणा किया तो उनको लगा कि अरे अब तो क्या होगा, पिट गए। कोई भरोसा ही नहीं करता। पहले भी कही कि उन्होंने ठग चुका है लोगों को, झूठ बोल चुका है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां जारी है। 16 अक्टूबर यानी कल 7 बजे बीजेपी चुनाव समिति की बैठक होगी। देखिए पूरी खबर। महाराष्ट्र के लिए बीजेपी का चुनावी प्लान तैयार है। हरियाणा चुनाव में मिली कामयाबी को महाराष्ट्र में भी दोहराने की रणनीति बनाई गई है। महाराष्ट्र को लेकर 16 अक्टूबर को 7 बजे बीजेपी चुनाव समिति की बैठक होगी। इस बैठक में महाराष्ट्र के उम्मीदवारों पर अंतिम मुहर लगेगी। इससे पहले सोमवार को महाराष्ट्र पर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में महाराष्ट्र चुनाव की रणनीति बनाई गई। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में महाराष्ट्र चुनाव पर 4 घंटे तक मंथन हुआ। इस बैठक में सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर चर्चा की गई। करीब 100 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों पर बात हुई। ज्यादातर सीटों पर सिंगल नाम तय किया गया। घटक दलों के संभावित उम्मीदवारों पर भी चर्चा हुई। कई सीटों पर मौजूदा विधायकों की अदला बदली भी संभव है। क्षेत्रवार उम्मीदवार और जातिगत समीकरणों को लेकर भी रणनीति बनाई गई। आखिरी फैसला 16 अक्टूबर को सीसी की बैठक में होगा। हमारे अधिकार में जो सीट है उसकी चर्चा हमने की और मुझे लगता है परसों जो सीईसी हो रही है उसमें अंतिम उम्मीदवारों का निर्णय होगा और बाद में जब भी केंद्रीय चुनाव समिति डिक्लेयर करेगी वो समय उम्मीदवार की लिस्ट आएगी। और बहराइच में जिस बाइक के शोरूम में आग लगाई गई, वहां से संवाददाता विपिन चौबे की ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश का बहराइच शहर कल शाम से लगातार जल रहा है, धधक रहा है और अब शांति स्थापित करने के लिए लखनऊ से अधिकारियों को भेजा गया है। लेकिन जिन जगहों पर आग लगाई गई वहां पर हालात कैसे हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। इसकी तस्वीर मैंने दोपहर में जब यहां पर आग लगाया गया तो मैंने दिखाया और उसके बाद शोरूम में अब हालत क्या है उसको दिखाने के लिए मैं अंदर आपको लिए चलता हूं। और अब भी इस शोरूम में जो बाइकें खड़ी थी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो जल रहा है, सुलग रहा है। पहले तो बाहर जो बाइकें रखी थी उनमें आग लगाई गई और उसके बाद अंदर की तरफ हमला बोला गया। और आप देखिए पहले शटर को तोड़ा गया, उठाया गया और अंदर खड़ी आप देखेंगे तो वहां भी आग जल रही है। सामने की तरफ जरा दिखाइए, मेरे कैमरा पर्सन सुभाष आपको दिखाएंगे। अंदर से पूरा धुआं और जो आग की तपिश है वो यहां से महसूस कर सकते हैं। और एक लाइन से आप ये नई वो बाइकें हैं जो ब्रांड न्यू बाइक्स थी, शोरूम में जो खड़ी हुई थी और जिनको सेल करने के लिए एज अ शोकेस यहां पर रखा गया था कस्टमर्स के लिए, वो तमाम बाइकें जलकर राख हो गई हैं। थोड़ा अंदर चलते हैं, हालांकि गर्मी, धूप, धूल और धुआं बहुत ज्यादा है और पूरा शोरूम यहां से लेकर वहां तक लगभग मुझे 2 दर्जन से ज्यादा बाइकें अंदर नजर आ रही हैं जो जलकर राख हो चुकी हैं। अंदर तपिश बहुत ज्यादा है, धुआं बहुत ज्यादा है और सामने की तरफ आप देखेंगे अभी भी जो बाइकें यहां पर खड़ी हैं उनमें आग जल रही है। इस पूरे इलाके को हिंसा करने वाले लोगों ने घेर लिया था। आगे की तरफ पहले जहां कल हिंसा हुई थी वहां पर हिंसा किया गया और वापस लौटती हुई भीड़ ने इस दुकान को, इस शोरूम को नहीं छोड़ा। बाहर खड़ी बाइकों में पहले आग लगाया गया और उसके बाद इस शोरूम के इस शटर को तोड़ा गया और फिर इस शोरूम के अंदर खड़ी तमाम बाइकों में आग लगा दी गई। हालांकि उस वक्त अच्छी बात यह है कि यह शोरूम बंद था और कोई भी एम्प्लॉय यहां पर नहीं था। जान का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन यह जरूर है कि एक बड़ा नुकसान इस शोरूम के मालिक का हुआ है और लगभग 2 दर्जन से ज्यादा वो नई हीरो कंपनी की बाइक्स जो शोरूम में यहां पर बिकने के लिए एज अ शोकेस खड़ी थी, उन सब में आग लगा दिया गया है। अब यह पूरा इलाका अगर आप देखेंगे यहां पर शांति को स्थापित किया गया है। लखनऊ से अधिकारियों ने यहां पर मोर्चा संभाला है, लगातार बैठकें की जा रही हैं, पुलिस बल को और बढ़ा दिया गया है और जो हिंसा करने वाले लोग थे वो अब अपने घरों को चले गए हैं। लेकिन सवाल बड़ा यह है कि कल रात जब हालात खराब हुए थे उसके बाद क्या आज सुबह जो हुआ उसको लेकर पुलिस को अंदाजा नहीं था? अगर अंदाजा था तो उस हिसाब से फोर्स क्यों नहीं लगाई गई? और आज जब सुबह हिंसा हो रही थी तो पुलिस मूक दर्शक बनकर क्यों खड़ी थी? यह सबसे बड़ा सवाल है। और अब बात मोदी सरकार के तीसरे टर्म की महत्वाकांक्षी स्कीम प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना की। पीएम इंटर्नशिप योजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई है जिसका जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना पोर्टल लॉन्च के 24 घंटे के अंदर 1,55,000 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। इस स्कीम के जरिए देश भर के 737 जिलों के युवाओं को बड़ी कंपनियों में इंटर्नशिप करने का मौका दिया जा रहा है।
प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के लिए जारी पोर्टल पर अब तक 193 कंपनियों ने 90,000 से ज्यादा इंटर्नशिप की पेशकश की है, जिसमें बड़ा हिस्सा ऑयल, गैस और एनर्जी सेक्टर का है। इसके बाद ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी, ऑटोमोटिव, बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में युवाओं को इंटर्नशिप का मौका मिलेगा। इंटर्नशिप देने वाले राज्यों में महाराष्ट्र सबसे आगे है, जहां 10,242 अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा इंटर्नशिप देने वाले राज्य तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक और यूपी हैं। इस योजना से युवाओं को कितनी आर्थिक मदद मिलेगी, अब ये भी जान लीजिए। 21 से 24 साल के युवा इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए आधिकारिक पोर्टल www.pminternship.mca.gov.in में अप्लाई करना होगा। रजिस्ट्रेशन 25 अक्टूबर तक कर पाएंगे और इंटर्नशिप 2 दिसंबर से शुरू होगी। ये इंटर्नशिप 12 महीने के लिए होगी, जिसमें अभ्यर्थी को हर महीने 5,000 रुपए के अलावा 6,000 रुपए का एक मुश्त अनुदान दिया जाएगा। इंटर्नशिप स्कीम का उद्देश्य युवाओं को प्रतिभा तलाशने वाली कंपनियों से जोड़कर उनकी बेरोजगारी को दूर करना है। अब जान लीजिए कि इस योजना के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है। जो ऑनलाइन या डिस्टेंट लर्निंग करते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। शर्त है कि उनके घर की सालाना आय 8 लाख से कम होनी चाहिए और कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी नहीं करता हो। कोई भी अभ्यर्थी जो हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी स्कूल पास हो या ITI सर्टिफिकेट होल्डर हो या उसके पास पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट से डिप्लोमा की डिग्री हो या किसी भी विषय से ग्रेजुएट हो, वो इस स्कीम से जुड़ सकता है। इस योजना के तहत अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार और प्रशिक्षण देने का लक्ष्य है।